Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Assistant Professor Malik Muhammad Ali and you are watching Project Management Simplified video series. This is part 2 of Project Scope Management. इस लेसन में हम वैलिडेटिंग स्कोप और कंट्रोलिंग स्कोप से मुताल्लिक डिस्कस करेंगे. Validating scope. Scope validation involves formal acceptance of the completed project deliverables from business. Acceptance is often achieved by a customer inspection and then sign off on key deliverables. अच्छा, वैलिडेटिंग स्कोप में मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वैलिडेटिंग स्कोप हम बिजनेस से वैलिडेशन लेते हैं अबाउट आवर डिलीवरेबल्स. एक चीज वैलिडेशन की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस के अंदर भी आती है जिसमें हम डिलीवरेबल को वैलिडेट करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स वो है या नहीं है. क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो वैलिडेशन हम करते हैं वो इंटरनल प्रोसेस है, जबकि स्कोप के अंदर जो हम वैलिडेशन कर रहे हैं ये एक्सटर्नल प्रोसेस है. यहाँ पे हम बिजनेस से, कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, यूजर से एक्सेप्टेंस हासिल करते हैं कि जो चीज़ डिलीवर की गई है वो तमाम फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, नहीं करती है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, नहीं है सेटिस्फाइड. ये जो चीज़ हम करते हैं ये हम स्कोप वैलिडेशन के अंदर करते हैं. ठीक है. अच्छा, वैलिडेटिंग स्कोप के अंदर इनपुट में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है और वेरीफाइड डिलीवरेबल्स हैं. ये जो वेरीफाइड डिलीवरेबल्स हैं इनसे क्या मुराद है? ये जो वेरिफिकेशन की गई है वो कौन सी वेरिफिकेशन है? ये क्वालिटी कंट्रोल की वेरिफिकेशन है. इसका मतलब है क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस को पास कर चुके हैं डिलीवरेबल्स हमारे. जो डिलीवरेबल क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस को पास कर चुके होंगे वो डिलीवरेबल्स हम जब क्लाइंट को डिलीवर करेंगे तो क्लाइंट से जो एक्सेप्टेंस हम लेंगे वो वैलिडेटिंग स्कोप के अंदर शामिल है. ठीक है. और इसी तरह से वर्क परफॉर्मेंस डेटा की जब हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके मुतालिक डेटा को हम कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस डेटा. मसलन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसमें यह है कि कितनी एक्टिविटीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस वक्त ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, उनका करंटली स्टेटस क्या है. इसी तरह से कॉस्ट के हवाले से हम देखते हैं तो कितने पैसे हम खर्च कर चुके हैं, ये वर्क परफॉर्मेंस डेटा में शामिल है. इस तरह मुख्तलिफ हर चीज़ के हवाले से वर्क परफॉर्मेंस डेटा होता है. तमाम जो नॉलेज एरियाज़ हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्क परफॉर्मेंस डेटा कहलाता है. टूल्स एंड टेक्निक्स, इंस्पेक्शन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग. ठीक है. इंस्पेक्शन यहाँ पे जो है वो कौन कर रहा है? यहाँ इंस्पेक्शन बिजनेस कर रहा है. बिजनेस की तरफ से जो भी एक्सेप्टर आपको असाइन किया गया है वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई ये जो डिलीवरेबल है ये रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है. तो ये इंस्पेक्शन बिजनेस की तरफ से होगी, कंपनी की तरफ से होगी, क्लाइंट की तरफ से होगी. आउटपुट में हमारे पास क्या आते हैं? एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स, यानी कि एक्सेप्टेड वाया बिजनेस. क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं डिलीवरेबल्स. ठीक है. यानी कि ये ओके डिलीवरेबल्स हैं. दूसरे नंबर पे रीवर्क डिलीवरेबल्स. बाज़ जगहों पे हो सकता है कि वो हमें कहें कि जनाब ये चीज़ रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है, तो फिर हमें उसके ऊपर रीवर्क करना होगा. ठीक है. ये होते हैं रीवर्क डिलीवरेबल्स. तीसरे नंबर पर चीज़ आती है चेंज रिक्वेस्ट. चेंज रिक्वेस्ट क्या चीज़ है? चेंज रिक्वेस्ट ये चीज़ है कि जो हमने काम किया है वो बिल्कुल ठीक अप टू द रिक्वायरमेंट्स काम किया है, बट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं. अब चूंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी हैं तो हमें उन चेंज्ड रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा से काम करना होगा. कुछ चीज़ें मे बी उसमें मॉडिफाई होंगी. हमें उसको जो
जो चेंज आ चुका है उसके मुताबिक यूज़र को डिलीवर करना है। तो ये चीज़ फिर हम हैंडल करेंगे चेंज रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। और डिफेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं कि जनाब जो हमने डिलीवर किया है उसके अंदर क्या डिफेक्ट्स पाए गए हैं। अच्छा, जब ये हम वैलिडेशन जब हम करते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि हम क्लाइंट से पर्सनल एक्सेप्टेंस हासिल करें। बेहतर होगा कि किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर हमसे, मतलब हमें किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख कर दिया जाए कि भाई ये XYZ डिलीवरेबल्स हमें मिल चुके हैं और ये हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं एंड वी आर सेटिस्फाइड विद दिस डिलीवरेबल। ये अगर हमें कस्टमर से मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये हमें डायरेक्ट कस्टमर से किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता तो दूसरी सूरत में ज़रूरी है कि कस्टमर हमको ईमेल करे, जो भी एक्सेप्टर है वो हमें ईमेल करे कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सेप्टर हूँ या इस प्रोजेक्ट के इन डिलीवरेबल्स पे मैं एक्सेप्टर हूँ और मैंने इनको इंस्पेक्ट किया है एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड कि ये जो डिलीवरेबल्स हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं। लेकिन बाज़ कंपनीज़ में ईमेल करना भी एक बड़ा मुश्किल काम तसव्वुर किया जाता है। तो फिर तीसरी सूरत ये हो सकती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ख़ुद ज़ाती तौर पर एक ईमेल जनरेट करे उस एक्सेप्टर को और उस एक्सेप्टर से कहे कि भाई XYZ डिलीवरेबल्स हमने डिलीवर कर दिए हैं। अगर आने वाले 5 से 10 वर्किंग डेज़ के अंदर हमें आपकी तरफ से कोई एतराज़ ना मिला तो हम ये तसव्वुर करेंगे कि जो डिलीवरेबल्स हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतर रहे हैं एंड यू आर फुली सेटिस्फाइड विद दोज डिलीवरेबल्स। तो बहरहाल ये 3 तरीके हैं, या तो किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट पे उनसे हम एक्सेप्टेंस लेंगे या उनकी तरफ से कोई ईमेल जनरेट हो और आखिरी सूरत ये है कि हम उनको ईमेल कर दें और उनसे कहें कि अगर हमें हफ्ता 10 दिन अगर हम इस बारे में आपसे कोई भी हमें एतराज़ ना मिले तो हम ये तसव्वुर करेंगे जो चीज़ हमने डिलीवर की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल पर्सनल एक्सेप्टेंस का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे पास एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट हो कि जो चीज़ हमने डिलीवर की है वो एक्सेप्ट की गई है बाय द बिजनेस। आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग स्कोप। Scope control involves controlling changes to the project scope, keeping project goals and business strategy in mind. Goals of scope control. Scope control जो हम करते हैं उसके मकासद क्या हैं? Number 1, influence the factors that cause scope changes. सबसे पहली चीज, स्कोप के अंदर जो चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या वजूहात हैं, क्या हमने रिक्वायरमेंट सही तरह से गैदर नहीं किए हैं, क्या हमने स्कोप सही तरह से डिफाइन नहीं किया है, या जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है इनिशियली क्या उसके अंदर कोई कमी है, क्या हम बिजनेस डॉक्यूमेंट को सही तरह से समझे नहीं हैं, क्या रीज़न है क्यों फ्रीक्वेंट स्कोप चेंज रिक्वेस्ट आ रही हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ स्कोप चेंज, नंबर 1। नंबर 2, अगर स्कोप चेंज आ जाए तो हमें उसको कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है। मैनेज करने से क्या मुराद है कि जो भी चेंजेस आपके प्रोजेक्ट के स्कोप में आएंगी वो थ्रू प्रॉपर चैनल एक फॉर्मल प्रोसीजर के जरिए आनी चाहिए। मसलन फर्ज करें आप कंपनी की कॉफ़ी शॉप पे बैठे हैं और वहाँ पे उस कंपनी के CEO आते हैं, आपसे कहते हैं कि मिस्टर मलिक, मैंने सुना है कि आप इस कंपनी के वेब पोर्टल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने कहा जी सर, मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ इस पोर्टल पे और मैं इस पोर्टल पे ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। वो आपसे कहते हैं कि जनाब आप वेब पोर्टल पे जो काम कर रहे हैं तो एक काम कीजिए, इस पोर्टल को मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बना दीजिए। अच्छा, आप कहते हैं ठीक है भाई, कंपनी के CEO मुझे बोल रहे हैं, कंपनी के यानी कि हमारे कस्टमर हैं, मेन स्पॉन्सर हैं, वही हमें कह रहे हैं कि जनाब आप
मोबाइल रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन कर दीजिए। आप ओके कर देते हैं और मोबाइल रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन के ऊपर काम शुरू कर देते हैं, उसके डिज़ाइन बनाने शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत करेंगे। ऐसी सूरत में जब कंपनी की तरफ से कोई जिम्मेदार ऑफिसर आपसे चेंज की बात करता है ज़ुबानी, तो उसको किसी कागज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट करवा लें, सिग्नेचर ले लें कि जनाब ये चेंज की रिक्वेस्ट आई है सर, आपसे हमने कॉफ़ी शॉप में मेरी आपसे बात हुई थी, ये डॉक्यूमेंट है सर, काइंडली आप इसको पढ़ के इस पर आप साइन कर दीजिए। तो हम इसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। ये जो काम हम करेंगे ये हम समझें चेंज को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक फॉर्मल प्रोसीजर के जरिए हम चेंज को इंप्लीमेंट करेंगे। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, देखें जब भी कोई चेंज आता है तो उसका कोई इम्पैक्ट होता है। उसका इम्पैक्ट स्कोप पे होता है, टाइम पे होता है, कॉस्ट पे होता है, क्वालिटी पे होता है, रिस्क पर होता है, दूसरी रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है, उसके मल्टीपल चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। जो चेंज आता है उसका मे बी कम्युनिकेशन के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, उसका प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ नॉलेज एरियाज हैं और हर नॉलेज एरिया पे उसका इम्पैक्ट होगा। जब कोई चेंज आएगा हमें उस इम्पैक्ट को एनालाइज करना है और फिर फॉर्मली अप्रूव करवाना है। हो सकता है वो जो चेंज आ रहा है उसके नतीजे में प्रोजेक्ट 2 महीने लेट हो जाए, तो कल को जब आप 2 महीने लेट होंगे और आपने फॉर्मल अप्रूवल नहीं ली होगी तो आपको उस वक्त मुश्किलात का सामना होगा कि कंपनी आपसे कहेगी कि वाई यू आर लेट। आप उस वक्त उनसे कहेंगे कि ये ज़ुबानी आपने मुझे ये बोला था कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना दीजिए, तो इसलिए हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने में लग गए और उसके नतीजे में 2 महीने लेट हो गए। तो हो सकता है उस पॉइंट पर सीईओ आपसे ये कहें कि मैंने आपसे ये कब कहा था कि आप लेट उस प्रोजेक्ट को कर दें। अगर आप मुझे बोलते हैं कि भाई प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा तो हो सकता है मैं आपको मना कर देता कि आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव अभी ना करें, सेकंड स्टेज में कर लें। तो कहने से मुराद ये हमें उनकी फॉर्मल एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट्स या कस्टमर्स ज़ुबानी इस तरह से बोलते हैं और उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके इम्पैक्ट्स होंगे ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उनको इन्फॉर्म करना है, हमें उनको पूरी तरह से आगाह करना है कि जो चेंज वो कह रहे हैं उसके क्या नताइज हो सकते हैं। अब इस सिलसिले में हमें एक फॉर्मल प्रोसीजर अगर हम बनाते हैं तो हमें एक चेंज रिक्वेस्ट का प्रोसेस हमने फ़र्ज़ करें इसके लिए हमें एक डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, तो एक तो हमने चेंज रिक्वेस्ट लॉग बनाई, उसमें हमने चेंज नंबर लिखा, रिक्वेस्ट किस किस्म की है, चेंज की क्या चेंज रिक्वेस्ट है, किस तारीख को आई, करंट स्टेटस उस चेंज रिक्वेस्ट का क्या है, नंबर 1। नंबर 2 हमने एक फॉर्म बनाया चेंज रिक्वेस्ट का। उस चेंज रिक्वेस्ट के फॉर्म में वो चेंज नंबर जो था यहाँ से हमने लिया, चेंज नंबर, चेंज रिक्वेस्ट लॉग से चेंज नंबर लिया और फिर उसको यहाँ हमने लिख दिया चेंज रिक्वेस्ट, यहाँ चेंज नंबर लिखा, किस प्रोजेक्ट में ये चेंज आई है और डेट ऑफ रिक्वेस्ट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, चेंज रिक्वेस्ट एक्चुअली है क्या, बिजनेस रीजन फॉर चेंज क्या है, उसकी एक ओवरऑल एनालिसिस करके हम बताएंगे कि इस चेंज के क्या नताइज हैं और उसका इम्पैक्ट डिटेल्ड। अब यहाँ पे जो नताइज होंगे उसका डिटेल्ड इम्पैक्ट हम यहाँ लिखेंगे कि स्कोप के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, टाइम के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, बजट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, रिस्क के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, दूसरी और रिसोर्सेज पर उसका क्या इम्पैक्ट है, या प्रोजेक्ट के दूसरे पैरामीटर्स पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमने मेंशन करनी है और आखिर में जो हमारे बिजनेस स्पॉन्सर हैं उनसे हम यहाँ पे साइन लेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे साइन करेगा। जब ये प्रोसेस हो जाएगा फॉर्मल, बिजनेस साइन कर देगा, तो अब मे बी स्केड्यूल 2 महीने आगे हो जाए, बजट में भी बढ़ जाए, कम हो जाए, रिस्क में भी बढ़ जाए, कम हो जाए, जो भी होगा इस इम्पैक्ट के हिसाब से अब क्या होगा, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो चेंज रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट है, ये हमारे
स्कोप के अंदर जाके ऐड हो जाएगा, और जो भी स्कोप के चेंजेस होंगे, यहाँ पे जो भी चेंजेस आए होंगे, ये हम अपने स्कोप का जो हमारा डॉक्यूमेंट होगा हम उसको अपडेट करेंगे। जब स्कोप का डॉक्यूमेंट हमारा अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली वहां से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हमारा अपडेट हो जाएगा। जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद टाइम के अंदर हम डिस्कस करेंगे गैंट चार्ट को। हमारा गैंट चार्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जब गैंट चार्ट अपडेट होगा फिर उसके हिसाब से रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज ने उस एडिशनल टास्क के ऊपर, उस चेंज के ऊपर काम करना है, हमें उसको भी देखना होगा। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। अगर कोई एक चीज़ चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट मल्टीपल दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर पड़ता है या पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें एक फॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट के प्रोसेस से हम इसको गो थ्रू करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा प्रोजेक्ट जो है कभी लेट नहीं होगा। जब जाहिर है जब एक्सेप्टर ने चेंज रिक्वेस्ट दी, उस चेंज के नतीजे में टाइम फर्ज करें 2 महीने आगे हो गया, उसने अप्रूव कर दिया, और जब उसने अप्रूव कर दिया तो हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसके अंदर भी हमने जाके अपडेट कर दिया कि भाई प्रोजेक्ट का टाइम आगे बढ़ गया है, अपडेट हो गया है, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट का टाइम 2 महीने आगे चला गया। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस प्रोजेक्ट को फाइनल करेंगे, उसको डिलीवर करेंगे, तो कोई आपसे ये नहीं कह सकेगा कि आप 2 महीने लेट हैं, क्योंकि आप विद इन द टाइम, अप्रूव टाइम आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, और एक्सेप्टर ने टाइम डिले को एक्सेप्ट किया है। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया उस टाइम डिले को, तो इसका क्या मायना हुआ? इसके मायने हुए कि प्रोजेक्ट जो है टाइम के अंदर ही कंप्लीट किया गया, ठीक है। उसकी टाइम जो उसकी जो बेस लाइन डॉक्यूमेंट है, जब वो अपडेट हो जाएगा, उसकी टाइमलाइन अपडेट हो जाएगी, तो फिर वो विद इन ड्यू टाइम समझा जाएगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात चेंज रिक्वेस्ट होती हैं, बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में भी ना हो। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डिफाइन करना है कि किस किस्म का चेंज माइनर चेंज है और किस किस्म का चेंज मेजर चेंज है। फर्ज करें आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर डिफाइन करते हैं कि 1 दिन का चेंज अगर आता है तो मैं उसको माइनर चेंज समझूंगा, या 2 दिन या 3 दिन का अगर चेंज है, 3 दिन मुझे लगते हैं उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने में, तो मैं उसको माइनर चेंज समझूंगा, अदरवाइज मैं उसको एक मेजर चेंज समझूंगा। तो ऐसी सूरत में फिर माइनर चेंज के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स अगर नहीं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ उसमें नहीं पढ़ना चाहते, तो माइनर चेंजेस जो हैं वो हम उसके लिए एक दूसरा मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो माइनर चेंजेस के लिए आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, और इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखा भाई चेंज किस किस्म की चेंज रिक्वेस्ट आई है, उसका स्केड्यूल पे क्या इम्पैक्ट है, उसका बजट पे क्या इम्पैक्ट है, और वीकली बेसिस के ऊपर अब आप इसको करते रहेंगे। टोटल इम्पैक्ट आपने कहा जी फर्ज करें 15 दिन का इम्पैक्ट आ गया है, यहाँ मुख्तलिफ माइनर चेंजेस आती गई, बहुत सारी माइनर चेंजेस हैं, और ओवरऑल ये जो है 15 दिन का इम्पैक्ट आ गया। इसी तरीके से बजट का इम्पैक्ट कितना आ गया भाई? बजट का इम्पैक्ट आपने कहा कि ये 1 लाख रुपए का इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। और ये वीकली अब आपने इसको अप्रूव करवाना है। अब यहाँ पे आप इसको अप्रूव करवाएंगे बाय द एक्सेप्टर, ठीक है। बहरहाल अगर इस तरह का चेंज आ रहा है कि 100K तक चेंज आ रहा है और 15 दिन का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये अच्छा खासा इम्पैक्ट है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने बहरहाल देखना है कि किस किस्म के चेंजेस को वो माइनर चेंज समझता है और किस किस्म के चेंजेस को वो मेजर चेंज समझता है। बहरहाल जो भी चेंज आपके प्रोजेक्ट में आएगा, चाहे वो बिल्कुल मामूली ही चेंज क्यों ना हो, वो आप चेंज रिक्वेस्ट के फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हुए चेंज करेंगे, ठीक है। बास चेंजेस ऐसे होते हैं कि जिसका स्केड्यूल के ऊपर, टाइम के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, वो भी आप माइनर चेंज के ज़रिए उसको प्रोसेस करेंगे। मसलन उन्होंने कहा जी बैकग्राउंड कलर आपने रखा हुआ है, फ़र्ज कर लें ऑफ वाइट रखा हुआ है, आप इसको ऑफ वाइट से चेंज करके आप इसको लाइट ब्लू कर दें। अब ये एक बहुत माइनर चेंज है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कॉस्ट के ऊपर, टाइम के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऐसी सूरत में आप, इस सूरत में भी आप माइनर चेंज लॉग मेंटेन करेंगे और
बाकायदा कस्टमर से साइन करवाएंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि कल को जिस वक्त आप प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, हो सकता है कि उस वक्त जिस मैनेजमेंट से आप डील कर रहे हो वो डिफरेंट हो। मसलन जिस वक्त आपको रिक्वेस्ट दी गई थी चेंज की, वो जिस बंदे ने दी थी, हो सकता है उन साहब का ट्रांसफ़र हो जाए। जब आपने डिलीवरेबल एक्सेप्ट करवाना हो उस टाइम पर वो ऑलरेडी ना हो उस सीट पर। ये भी मुमकिन है कि वो साहब भूल जाएं कि उन्होंने इस किस्म की चेंज रिक्वेस्ट दी थी। ये भी हो सकता है वो साहब कंपनी छोड़ दें। तो बहरहाल किसी भी सूरत में ये पॉसिबल है कि जिस वक्त आपने डिलीवरेबल एक्सेप्ट करवाना होगा कंपनी से, उस वक्त कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट हो उस मैनेजमेंट से जिस मैनेजमेंट ने शुरू में रिक्वायरमेंट्स आपको जो चेंज रिक्वेस्ट दी थी, वो मैनेजमेंट और फाइनल मैनेजमेंट दोनों डिफरेंट हो। तो ऐसी सूरत में आपके पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप उस वक्त कंपनी की मैनेजमेंट को ये बता सकें कि हमने जो भी प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर जो भी चेंजेस की हैं वो अप्रूव चेंजेस हैं, और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसने वो चेंजेस हमें रिकमेंड की थी, उसने वो चेंजेस हमसे रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए हमने ये चेंजेस प्रोजेक्ट के अंदर की हैं। तो ये हो गया हमारा चेंज कंट्रोल का प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग स्कोप के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट में रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है, वर्क परफॉर्मेंस डेटा है, टीम स्टेटस रिपोर्ट्स एंड टाइम शीट्स। वेरिएंस एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स में कि व्हाई टीम मेंबर्स वर्क ऑन अनऑथराइज्ड वर्क। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कॉफी शॉप में आप बैठे हैं और कंपनी का सीईओ आके आपसे कहता है कि जनाब आप इस प्रोजेक्ट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव बना दें। तो बेसिकली उस वक्त वो एक अनऑथराइज्ड वर्क है। जब तक के प्रोजेक्ट मैनेजर थ्रू प्रॉपर चैनल उसको अप्रूव करवा कर उसके ऊपर काम शुरू नहीं करवाएगा, तब तक वो एक अनऑथराइज्ड वर्क है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने फोन के ऊपर आपको किसी ने कोई चीज बोली और आपने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, आप उसके ऊपर बराह रास्त काम शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे। और प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये है कि वो एक फॉर्मल प्रोसीजर के जरिए उस चेंज को बाकायदा कंट्रोल करे, उसको मैनेज करे एक फॉर्मल प्रोसीजर के जरिए। आउटपुट हमारे पास क्या है? वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जो है वो जैसे वर्क परफॉर्मेंस डेटा की हमने बात की थी, ये जो है ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। वर्क परफॉर्मेंस डेटा में तो हमारे पास रॉ इंफॉर्मेशन है कि क्या टास्क कंप्लीट हो गए और कितने पैसे खर्च हो गए, जबकि वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है। मसलन कितने पैसे खर्च होने चाहिए थे, कितने पैसे खर्च हो चुके हैं, कितने पैसे बाकी हैं, कितना काम होना चाहिए था, कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, एस्टिमेशन क्या है कि मज़ीद कितने पैसे चाहिए होंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, क्या हम टाइम से पीछे हैं, टाइम से आगे हैं, बजट में पीछे हैं, आगे हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के अंदर मिलती है। तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा भाई? आउटपुट में हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आएगी। नंबर 2 हमारे पास चेंज रिक्वेस्ट, ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट आएंगी। तो चेंज रिक्वेस्ट को हमें फॉर्मली अप्रूव करवा के चलना है, एक थ्रू प्रॉपर चैनल हमें उसको लेकर चलना है। और तीसरे नंबर पर रिपोर्ट ऑन चेंज विच इंक्लूड्स अपडेटेड प्लान। जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि जब चेंज अप्रूव हो जाएगा तो फिर हमारे पास प्लान को हमें अपडेट करना पड़ेगा, गैंट चार्ट को हमें अपडेट करना पड़ेगा, पर्ट चार्ट्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा, हमें स्केड्यूल उसको स्कोप को अपडेट करना पड़ेगा, स्कोप का इम्पैक्ट क्वालिटी पे क्या है, दूसरे रिसोर्सेज पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, वो सब हमें अपडेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपडेट द बेसलाइन, बेसलाइन से मुराद है अप्रूव डॉक्यूमेंट, तो हमें अप्रूव डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा स्कोप कंट्रोल के अंदर। तो आगे चलते हैं। सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग यूजर इनपुट। यूजर इनपुट को बेहतर बनाने के लिए कुछ सजेशंस हैं
यहाँ आपके सामने आप देख सकते हैं कि प्लेस यूजर्स ऑन द प्रोजेक्ट टीम। डेफिनेटली यूजर्स को प्रोजेक्ट टीम के साथ अगर हम रख के चलें तो बेहतर हो जाएगा हमारे पास यूजर इनपुट। कंडक्ट रेगुलर मीटिंग्स विद डिफाइंड एजेंडाज, रेगुलर मीटिंग्स करें ताकि हमें जो रिक्वायरमेंट्स की जो नॉलेज है और यूज़र का जो माइंडसेट है वो हम अच्छी तरह से समझ सकें ताकि उसके मुताबिक हम चीज़ें डिलीवर कर सकें। रेगुलर बेसिस पर यूज़र को कुछ ना कुछ डिलीवर करते रहें ताकि हमें उससे कंटिन्यूस फीडबैक मिलता रहे। डू नॉट प्रॉमिस टू डिलीवर व्हाट द टीम कैन नॉट डिलीवर इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। कोई ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते। क्लियरली बताएं क्या आप कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते हैं। क्लियरली नो बोलें। आप जब ये बोलते हैं कि अच्छा मैं देखता हूँ, अच्छा मैं कोशिश करूँगा, तो क्लाइंट ये समझता है कि आप ये काम कर देंगे। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। जो काम आप नहीं कर सकते सोच समझ के आप बिल्कुल क्लियरली बोल दें कि इस टाइम फ्रेम में ये काम नहीं हो सकता। कोशिश करता हूँ का मतलब है कि आप कर लेंगे। तो ये आपने बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना है। कंट्रोलिंग स्कोप में सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग इनकम्प्लीट एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, इसको कंट्रोल करने के लिए कि इनकम्प्लीट और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से रिड्यूस किया जाए। डेवलप एंड फॉलो अ रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस, के रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए बिल्कुल। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम यही चीज़ देखते हैं। एम्प्लॉय टेक्निक्स सच एज प्रोटोटाइपिंग, यूज केस मॉडलिंग टू गेट मोर यूजर इन्वॉल्वमेंट, रिव्यू चेंजेस फ्रॉम सिस्टम्स पर्सपेक्टिव एंड एलोकेट रिसोर्सेज स्पेसिफिकली फॉर हैंडलिंग चेंज रिक्वेस्ट। अब आप गौर कीजिए, आपने डेवलपर्स को जो आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में ये तो आपने कहीं रखा ही नहीं है कि चेंज रिक्वेस्ट अगर आएगी तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे। अगर उन्हीं डेवलपर्स को आप डेफिनेटली चेंज रिक्वेस्ट के अंदर यूज करेंगे तो उन डेवलपर्स ने मीनवाइल जो काम करना होगा वो काम फिर रह जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डिले आएगा। तो चेंज रिक्वेस्ट जब भी आती हैं तो इस चीज को सामने रखना है कि उसका टाइम के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन फॉर एजाइल और एडेप्टिव एनवायरनमेंट्स। एजाइल में हमने डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी आइट्रेशन शुरू करते हैं तो उसका डिटेल स्कोप हम तय कर लेते हैं। पूरी एप्लीकेशन का डिटेल स्कोप अप फ्रंट हम तय नहीं करते। और यहीं पे यहाँ पे यही लिखा हुआ है, स्टेक होल्डर्स डिफाइन एंड अप्रूव द डिटेल स्कोप बिफोर द स्टार्ट ऑफ एन आइट्रेशन विद एन एडेप्टिव और एजाइल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोड्यूसिंग अ यूजेबल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ ईच आइट्रेशन। ठीक है, और डिटेल स्कोप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद ब खुद बनता जाएगा। एजाइल अप्रोच प्रोवाइड्स सेवरल यूजेबल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये कंक्लूड होता है। और project scope management includes the processes required to ensure that the project addresses all the work required and only the work required to complete the project successfully. ठीक है, all the work required and only the work required to complete the project successfully। इसका मतलब ये है all the work required and only the work required। इससे मुराद ये है approved work, approved work जो कि अप्रूव्ड हो। बाज काम जैसे कि फ़ोन के ऊपर बोल दिया और फॉर्मल एक्सेप्टेंस उसके ऊपर आपने हासिल नहीं की, उसके ऊपर चेंज रिक्वेस्ट के प्रोसेस को आपने फॉलो नहीं किया, तो वो अप्रूव्ड वर्क नहीं है, वो अनऑथराइज्ड वर्क है। ठीक है, तो सिर्फ अप्रूव्ड वर्क ही आपने करना है, तमाम काम मगर अप्रूव्ड काम, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू।